आज की इस गहन चर्चा में आ, हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो किसी को भी भीतर तक झकझोर सकती है। बिल्कुल। ये कोई साधारण लेख नहीं है, बल्कि एक बेहद मार्मिक और शक्तिशाली कहानी है। हाँ, और इस कहानी का नाम है दंड। दंड मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक कालजयी रचना। बिल्कुल, मुंशी प्रेमचंद भारतीय साहित्य के महानतम रचनाकारों में से एक। और आज हमारा मकसद है इस बेहतरीन ऑडियो बुक शैली की कहानी में गहरे उतरना, एक मानवीय और संवादात्मक अंदाज में। एकदम सही कहा आपने। हम कहानी के पन्नों में जाकर ये समझेंगे कि इसमें भ्रष्टाचार, सामाजिक बहिष्कार और मानवीय अहंकार को कैसे पिरोया गया है। और न्याय का असली अर्थ क्या होता है, ये भी हम देखेंगे। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ बीते जमाने का किस्सा नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि कैसे एक इंसान का प्रचंड अहंकार और दूसरी तरफ समाज का मौन विरोध दुनिया के किसी भी ताकतवर इंसान को घुटनों पर ला सकता है। आज के दौर में जब हम कैंसिल कल्चर या संस्थागत भ्रष्टाचार की बात करते हैं ना, तो ये कहानी बहुत प्रासंगिक लगती है। तो चलिए श्रोताओं के लिए इस कहानी के पहले दृश्य में चलते हैं। शुरुआत एक कचहरी के दृश्य से होती है, जो काफी अनोखा है। अनोखा और बहुत ही मारक भी। शाम का समय है और कचहरी का काम खत्म हो चुका है। हाँ, कर्मचारी अपनी जेबें खनखनाते हुए घर लौट रहे हैं। और यहीं प्रेमचंद ने एक बहुत गहरा व्यंग्य किया है। दिन के समय कचहरी के जिन बरामदों में वकील बहस करते हैं, शाम ढलते ही वहां सांडों ने कब्जा कर लिया है। बाप रे, सांड? हाँ, और जिन पेड़ों के नीचे क्लर्क बैठकर लोगों के मुकदमे लिखते हैं, वहां अब कुत्ते बैठे नजर आ रहे हैं। ये सच में एक बहुत ही अजीब सी तस्वीर पेश करता है। मतलब दिन में जो जगह न्याय का प्रतीक है, रात में वो पूरी तरह आदिम हो जाती है। बिल्कुल, ये पूरी न्याय व्यवस्था के खोखलेपन और उसकी संवेदनहीनता को दिखाता है। वहां न्याय नहीं, शिकार होता है। एक शिकार का। और इसी सन्नाटे में हमारी कहानी का मुख्य किरदार प्रवेश करता है, जगत पांडे। जगत पांडे, एक फटेहाल बूढ़ा ब्राह्मण। लाठी टेकता हुआ चला आ रहा है, और जब जंड साहब का अर्दली उसे रोकता है तो पांडे का जवाब चौंकाने वाला होता है। हाँ, वो कोई सताया हुआ गरीब इंसान नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो डंके की चोट पर कहता है कि वो दूसरों के पैसे से मुकदमे लड़ता है। यही तो इस चरित्र की सबसे बड़ी परत है। गांव भर में लोग उसके नाम से कांपते हैं। फटेहाल जरूर है, लेकिन उसके भीतर एक भयानक अहंकार है। वो बड़ी शान से बताता है कि उसने कितनों को ही जेल भिजवा दिया है। यानी उसने कानून को न्याय पाने का जरिया नहीं, बल्कि दूसरों को डराने का हथियार बना लिया है। एकदम सही। वो हर छोटी बात पर अदालत पहुंच जाता है, लेकिन अपनी जेब से एक पैसा खर्च नहीं करता। दूसरों को उकसाकर अपना दबदबा कायम रखता है। और यही सत्ता का नशा उसे जंड साहब यानी मिस्टर जी सिन्हा के बंगले तक ले आता है। मिस्टर सिन्हा का परिचय भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, वो बंगले के अंदर एक आराम कुर्सी पर लेटे हुए हैं, और उनका जो रूप रंग है वो बड़ा विरोधाभासी है। स्रोत के अनुसार उनका रंग आबनूस की तरह गहरा काला है, लेकिन उनका डील डॉल किसी देवता जैसा है। देखने में बहुत ही शांत, सौम्य और विचारशील। बाहर से तो वो बिल्कुल न्याय और दया की मूर्ति मालूम होते हैं, लेकिन असलियत कुछ और ही है ना। बिल्कुल। ये बाहरी आवरण और भीतरी असलियत का क्लासिक उदाहरण है। जब पांडे उनके सामने गुहार लगाता है, तो सिन्हा बहुत मीठे शब्दों में नियमों की दुहाई देते हैं। कहते हैं कि वो कानून के दायरे से बाहर नहीं जाते। लेकिन तभी कहानी में मोड़ आता है। पांडे जो हमेशा दूसरों का पैसा खर्च करवाता था, आज उनके पैरों पर 10 गिनियों की एक पोटली रख देता है। हाँ, और सिन्हा का रिएक्शन? वो सिर्फ मुस्कुराते हैं। हाँ, और कहते हैं कि ओस से प्यास नहीं बुझती। मतलब इतने कम पैसों से उनका कुछ नहीं होने वाला। ये दिखाता है कि सिन्हा का भ्रष्टाचार कितना सामान्य हो चुका है। उनके लिए इसमें कोई झिझक नहीं है, और मजबूर होकर पांडे को 4 गिन्नियां और निकालनी पड़ती हैं, जो उसकी खून पसीने की कमाई थी। स्रोत में लिखा है कि उन गिन्नियों को रखते समय पांडे की आंखों से मानो खून निकल आया। अपना पेट काटकर, झूठी गवाहियां देकर उसने वो पैसा जोड़ा था। उन पैसों का जाना उसके लिए प्राण निकलने जैसा था। और उसी रात एक और घटना होती है। हाँ, पांडे के विरोधी पक्ष की तरफ से राजा साहब के मुख्तार पंडित सत्यदेव आते हैं, और वो गिन्नियों की पूरी गड्डी लेकर आते हैं। सत्यदेव कहते हैं कि पांडे को ऐसा मजा चखाइए कि वो याद रखे। पर सिन्हा भड़क जाते हैं। वो रिश्वत तो ले रहे हैं, लेकिन शर्त मानने से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो कानून के खिलाफ जॉब भर भी नहीं जाएंगे, और इस रिश्वत को सच्चाई का इनाम मानते हैं। मनोविज्ञान में से डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं।
सिन्हा खुद को एक भ्रष्ट अधिकारी मानने को तैयार ही नहीं है। अजीब तर्क है ना, अपनी अनैतिक कमाई को न्याय का इनाम बता रहे हैं। आज के दौर में भी तो ऐसा ही होता है, लोग रिश्वत को उपहार का नाम दे देते हैं। लेकिन उनका ये तर्क तब भरभरा कर गिर पड़ता है जब मुकदमे का फैसला आता है। जगत पांडे हार जाता है। पांडे को पूरा विश्वास था कि गिन्नियां दी है तो जीत पक्की है, लेकिन दावा खारिज हो जाता है। और ऊपर से खर्चे की चपत अलग से। पांडे के लिए ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था। बिल्कुल नहीं, ये उसकी पूरी पहचान, उसके खौफ का अंत था। उसका अहंकार चूर-चूर हो गया। और फिर क्रोध और हताशा में वो एक बड़ा कदम उठाता है, विद्रोह करता है। वो मिस्टर सिन्हा के बंगले के ठीक सामने बरगद के पेड़ के नीचे आसन जमा लेता है। खाना पीना छोड़ देता है। आने जाने वालों के सामने जेंट साहब को पिशाच कहता है। एक अकेले आदमी का उस पूरे सिस्टम के खिलाफ धरना। जबकि मजेदार बात यह है कि वो खुद उसी सिस्टम का हिस्सा था। हाँ, पर अब वो पीड़ित है और इस धरने का असर बहुत गहरा होता है। बाहर से तो सिन्हा ऐसे दिखाते हैं जैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हेकड़ बने रहते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर वो बहुत डरे हुए हैं। उनका परिवार खौफ में जीने लगता है। नौकर बताते हैं कि बुढ़ा मरने के बाद भूत बनकर लगेगा। सिन्हा खुद को नास्तिक कहते हैं, पर जब ब्रह्म हत्या के पाप की बात आती है तो उनका सारा आधुनिक आवरण खिसकने लगता है। उनकी पत्नी की हालत तो और खराब हो जाती है। वो थर-थर कांपने लगती हैं। पत्नी कहती है कि जितने रुपए चाहिए दे दो और इसे यहाँ से भगाओ। लेकिन सिन्हा का अहंकार फिर आड़े आ जाता है। वो दिन के उजाले में सार्वजनिक रूप से समझौता नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा करने से पूरे शहर को पता चल जाएगा कि इस न्याय के देवता ने रिश्वत ली थी। अपनी झूठी इज्जत बचाने के लिए वो एक इंसान को मरने के लिए छोड़ देते हैं। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। लेकिन आखिरकार ब्रह्म हत्या का मनोवैज्ञानिक दबाव उन पर हावी हो जाता है। और रात के अंधेरे में वो इस बला को टालने का फैसला करते हैं। यहीं से कहानी एक डरावने मोड़ पर पहुंचती है। एकदम मनोवैज्ञानिक थ्रिलर की तरह। रात के 12 बज चुके हैं, घनघोर अंधकार है। सिन्हा अपनी जेबी लालटेन लेकर अकेले उस बरगद के पेड़ के नीचे जाते हैं। दृश्य बहुत भयावह है। पांडे की सांसें बहुत जोर जोर से चल रही हैं। सिन्हा कहते हैं कि सिर्फ 150 रुपए ही तो लिए थे, उसके लिए जान क्यों दे रहे हो? पर पांडे का जवाब सुनकर देने वाला होता है। वो कहता है कि बात सिर्फ 150 रुपए की नहीं है। अगर वो जीत जाता तो उसे 10 बीघे जमीन मिलती। उसका नुकसान पूरे 5000 रुपए का हुआ है। और यहीं पांडे एक बहुत बड़ी बात कहता है। वो कहता है, इस अदालत में तुम्हारा राज्य है, लेकिन भगवान के दरबार में ब्राह्मणों का राज्य है। ये सिर्फ श्राप नहीं है, ये एक असहाय इंसान की दैवी न्याय से उम्मीद है। सिन्हा आखिरकार पूछते हैं कि कितने रुपए लेकर वो धरना खत्म करेगा। पांडे अपनी आखिरी ताकत लगाकर कहता है कि 5000 रुपए, एक कौड़ी कम नहीं। सिन्हा के पास उस वक्त इतने पैसे नहीं होते, तो वो घर लौट आते हैं। और घर लौटते ही उनका अहंकार फिर वापस आ जाता है। सोचते हैं बुढ़ा बस डरा रहा है, मरने दो। इंसान का मन कैसे सुविधा के हिसाब से बदलता है ना। बिल्कुल। लेकिन घर के अंदर उनकी पत्नी ने एक भयंकर बुरा सपना देखा है। वो पसीने से तरबतर है, आंखें खौफ से फटी हुई हैं। वो सिन्हा से कहती हैं कि अभी के अभी 5000 रुपए देकर मुसीबत खत्म करो। पत्नी का खौफ इतना असली है कि सिन्हा को झुकना पड़ता है। दोनों रात के अंधेरे में नोटों का पुलिंदा लेकर निकलते हैं। लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी। वे फाटक तक ही पहुंचते हैं कि देखते हैं जगत पांडे लाठी टेकता हुआ आ रहा है। वो एक जिंदा इंसान कम और मुर्दा ज्यादा लग रहा था। मिसेस सिन्हा कांपते हाथों से उसे नोटों का पुलिंदा देती हैं। लालटेन की रोशनी में दिखाती हैं कि पूरे 5000 हैं। और यहाँ लालच की शक्ति देखिए। उन नोटों को देखकर पांडे की बुझती हुई आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती है। वो कहता है, 5000 में 2 टोकरी भर जाएगी, इतने सारे 5000। वो उन नोटों को सीने से लगा लेता है, मानो वो पैसा ही उसका जीवन था। और अब जब पैसा मिल गया तो जीने का मकसद खत्म हो गया। वो किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ कुछ कदम चलता है और फिर धम से जमीन पर गिर पड़ता है। सिन्हा जब उसे उठाने दौड़ते हैं तो उसकी आंखें पथरा चुकी हैं। कहानी में लिखा है कि पांडे ने आखिरी बार अपना मुंह खोला, बिल्कुल वैसे जैसे कोई मरी हुई चिड़िया अपनी चोंच खोल देती है। और उसकी मृत्यु हो जाती है। बहुत ही विभत्स दृश्य है, लेकिन इससे भी ज्यादा विभत्स वो है जो मिस्टर सिन्हा इसके बाद करते हैं। हाँ, पत्नी ये देखकर चीख पड़ती है और रोते हुए बंगले की तरफ भागती है। लेकिन सिन्हा वो उस मृत शरीर की छाती पर रखा हुआ नोटों का पुलिंदा चुपचाप उठा लेते हैं। ये सुनकर सच में सिहरन पैदा होती है। एक लाश पड़ी है जिसकी मौत का कारण आप हैं और आप उसके शरीर से पैसे निकाल रहे हैं। और जब पत्नी पूछती है कि इन रुपयों का क्या होगा, तो वो बेशर्मी से कहते हैं कि किसी धर्म कार्य में दे दूंगा। भ्रष्ट पैसे को धर्म के नाम से ढकने का वही पुराना बहाना। ये सिन्हा के नैतिक पतन का सबसे निचला स्तर है।
उन्हें लगता है कि इंसान मर गया, पैसे बच गए, बात खत्म। लेकिन असली सजा, असली दंड तो अब शुरू होने वाला था। बिल्कुल, और ये दंड कोई अदालत नहीं बल्कि समाज देने वाला था। अगले ही दिन शहर में हंगामा मच जाता है। पांडे के शव के साथ हजारों लोग चलते हैं सिन्हा को सरेआम गालियां दी जाती हैं। और शाम होते होते इस सामाजिक बहिष्कार की शुरुआत हो जाती है। पुराने जमाने का कैंसिल कल्चर। सिन्हा के घर के सभी नौकर, कहार, रसोइया, साइस सब नौकरी छोड़ देते हैं। बिरादरी का खौफ। बिरादरी ने धमकी दी थी कि अगर इस हत्यारे के घर काम किया तो उनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। सिन्हा उन्हें धमकाते हैं, पुलिस का खौफ दिखाते हैं, पैसे का लालच देते हैं। लेकिन कोई नहीं रुकता। आधा घंटे में आलीशान बंगला खाली हो जाता है। पैसा और पद समाज की सामूहिक शक्ति के आगे बेबस हो जाते हैं। धोबी ने कपड़े धोने बंद कर दिए, ग्वाले ने दूध देना बंद कर दिया, नाई ने सेवा बंद कर दी। दैनिक जीवन की मुश्किलें बढ़ गईं। रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया। साले साहब आते हैं पर बिना पानी पिए चले जाते हैं। बहनोई आते हैं तो पान तक नहीं खाते। पत्नी की हालत तो बहुत खराब है, रोज डरावने सपने देखती हैं। लेकिन सिन्हा का प्रशासनिक घमंड अभी भी नहीं टूटा था। वो इसे सिर्फ एक असुविधा मान रहे थे। पर फिर कहानी का सबसे बड़ा संकट आता है, उनकी बेटी त्रिवेणी का विवाह। सिन्हा को लगता था कि दौलत और पद हैं तो अच्छा परिवार मिल ही जाएगा। लेकिन जब रिश्ते का प्रस्ताव भेजा जाता है तो हर जगह से एक ही जवाब आता है, हमें मंजूर नहीं। ये जवाब एक भयानक प्रहार बन जाता है। जिन घरों में पहले सिन्हा का संदेशा पाकर लोग खुद को धन्य मानते थे, आज इनकार कर रहे हैं। सिन्हा भारी दहेज का लालच देते हैं, लड़के को विलायत भेजने की बात करते हैं। पर कुछ काम नहीं आता। वो निचले घराने के लोगों के पास भी जाते हैं, पर वहां भी वही जवाब मिलता है। यशोदानंदन, जिसकी सिन्हा ने खुद मदद की थी, वो भी रिश्ता ठुकरा देता है। यहाँ आकर सिन्हा का सारा धन और अहंकार टूट जाता है। पर वो अपनी पत्नी से तर्क देते हैं। हाँ, वो कहते हैं कि रिश्वत तो सब लेते हैं, इसके लिए उनकी निर्दोष बेटी को सजा क्यों मिल रही है। वो अभी भी खुद को सही मान रहे हैं, दुनिया को पाखंडी बता रहे हैं। मनोवैज्ञानिक बचाव। लेकिन इसी घुटन के बीच कहानी का मार्मिक अंत आता है। मिसेस सिन्हा मृत्युशैया पर हैं, दर्द से कराह रही हैं। सामाजिक बहिष्कार और पाप के बोझ ने उन्हें खत्म कर दिया है। वो अपने पति से अंतिम विनती करती हैं कि बिरादरी से बाहर मत जाना। अपनी बच्ची त्रिवेणी के भविष्य की चिंता में तड़पते हुए उनकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। और सिन्हा अकेले रह जाते हैं उस दुनिया में जहां उनका पैसा उन्हें एक गिलास पानी नहीं दिला सकता। जगत पांडे की तो मौत हो गई थी, लेकिन सिन्हा और उनका परिवार जिस सामाजिक घुटन में कैद हो गया, वो असली दंड था। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्या सवाल? कि क्या सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि समाज ने सिन्हा को सजा दी, या ये कि हमारी न्याय व्यवस्था पूरी तरह विफल रही? बहुत गहरी बात है। एक भ्रष्ट अधिकारी को सजा देने के लिए कानून काम नहीं आया, बल्कि समाज की उस रूढ़िवादी व्यवस्था को आगे आना पड़ा जिसे हम पिछड़ा मानते हैं। क्या हमारी आज की व्यवस्था में भी ऐसे अंधे मोड़ हैं जहां औपचारिक न्याय फेल हो जाता है और केवल समाज ही असली न्याय दिला पाता है? ये सोचने वाली बात है कि क्या कागजों पर लिखा कानून कभी समाज की अदृश्य अदालत की बराबरी कर सकता है? बिल्कुल। और श्रोताओं से हमारी यही गुजारिश है कि इस अंतिम विचार को अपने साथ रखें और इस पर जरूर सोचें। क्या एक व्यक्ति का अहंकार उसके धन और पद से बड़ा हो सकता है? इस कहानी को सुनने और हमारे साथ इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको आज की ये कहानी और चर्चा पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बिल्कुल, ताकि जब भी कोई नई कहानी आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।